चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्राणियों में पोषण। सेकंड चैप्टर हमारा कक्षा 7 का। इससे पहले की सीरीज़ में हमने कक्षा 6 के चैप्टर को रीड किया है और उनको समझा है। इस सीरीज़ में हम कक्षा 7 के चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इसमें मेरा साथ दीजिएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या आपको ऐसा लगता है कि इसमें और चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बच्चों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना। ये सभी जो संगठन जटिल पदार्थ होते हैं, उन जटिल पदार्थ को हम सीधे नहीं पचा सकते हैं। तो उन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे किसी भी रूप में नहीं करते हुए सरल पदार्थों में बदलना, है ना। तो ये जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में बदलना, विखंडन करना या तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक है। अब पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होगा? भोजन का अंतर्ग्रहण करना। तो बच्चों, हर प्राणियों में भोजन अंतर्ग्रहण की जो क्रिया होती है वो अलग अलग होती है। जो स्टार फिश होती है, इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, है ना। स्टार फिश क्या करती हैं कि उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना कठोर कवच होता है वो जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है, जंतु के कोमल भागों को खाती है, आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचना शुरू हो जाता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मानव के बारे में। मानव भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है और कितने भागों में करता है? तो इसके 6 भाग हैं। सबसे पहले मुख गुहिका, ग्रास नली, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार द्वारा उसका निकास। गुहिका जिसमें दांत और लार ग्रंथि होती है ना। फिर ये ग्रसिका नली है जहाँ से भोजन नीचे जाता है, इसे फूड पाइप कहते हैं, है ना। साइड में सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर है ना, ये वाला पार्ट। उसके बाद उसी पर साइड में थोड़ा सा थैली नुमा एक लटकी पित्ताशय, गॉल ब्लैडर जिसे कहते हैं, ये है आमाशय। ठीक है। आमाशय में भोजन सरल पदार्थों में टूटता है। यहाँ पर प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सब उसको सरल बनाते हैं। यहाँ पर अग्नाशय, पेनक्रियाज। और अब हम नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर है बच्चों ये सबसे बड़ी ग्रंथि और इसके अंदर जो है छोटी ग्रंथि। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख गुहिका से। मुख गुहिका शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। जीभ हम बात करेंगे यहाँ पर। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, ये किसी भी दिशा में मुड़ सकती है ना। आप अपनी जीभ को देख सकते हैं। जीभ के इस भाग को अगर आप देखेंगे, है ना, तो इसका आगे का भाग, फिर इसका सेंटर वाला भाग और इसका लास्ट वाला पार्ट, ये आगे वाला भाग जो होता है हमारे जो भी हम भोजन करते हैं, है ना, उसमें स्वाद को दर्शाता है कि कौन सा तीखा है, खट्टा है, मीठा है ना, कड़वा है। ये सब जो है हमारे जीभ में एक स्वाद कलिकाएं होती हैं लंबी लंबी। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हमें रेशे की तरह इस तरीके से दिखाई देंगी, है ना। ये कलिकाएं होती हैं इस तरीके से, है ना। ये आगे की, ये सेंटर की, ये लास्ट की। ठीक है। और यही उत्तरदायी होती हैं हमारे स्वाद के लिए, इसी से हमें पता चलता है ना। अब हम यहाँ बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। ग्रसिका, है ना, ये जो भोजन जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है कि भोजन का एक टुकड़ा है, कैसे फूड पाइप यानी कि ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में जाएगा। ठीक है। ये दीवार होती है, मोटी दीवार होती है, मोटी दीवार बोलो या भित्ति बोलो, है ना। ये भोजन इसमें जाएगा, यहाँ पे सरल पदार्थों में टूटेगा और इसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो आपने देखा होगा जब भी हम खाना खाते हैं और पाचन की क्रिया शुरू होती है तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं कि हमें नींद क्यों आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भोजन नली जो है ना, ये हमारे ग्रसिका गले एवं वक्ष से जुड़ी होती हैं। ठीक है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है।
ठीक है। कभी कभी हमारा भोजन आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता और वमन वमन यानी उल्टी होना इसे बाहर निकाल देता है। जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तो इसके कारण के विषय में सोचिए। बिल्कुल सोचेंगे। अगर आप इस पर जानना चाहते कि हमें उल्टी क्यों होती है तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर पाचन की क्रिया के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। भोजन जो है अब कहाँ जा रहा है हमारा? अमाशय में। कहाँ जा रहा है? अमाशय में। अमाशय जो है एक जे आकृति का चपटा थैलीनुमा संरचना है। ये सबसे चौड़ा भाग होता है ना। ग्रसिका से खाद्य पदार्थ कहाँ जाता है? अमाशय में, और अमाशय से ये छोटी आंत में खुलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है, इससे आप थोड़ा सा पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन की बातें हैं। कभी कभी जब आप जल्दी खाना खाते हैं तो खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है और हिचकी आती है, घुटन जैसा अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? घुटन जैसा। ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने से होता है। नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निकलने के समय एक मांसल रचना वाल्व की तरह कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी आती है या खांसी होती है। तो बच्चों, जब भी हम भोजन करें तो बिना बात किए सिर्फ भोजन पर ध्यान लगाते हुए ही भोजन करना चाहिए। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, HCl। ठीक है, तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाचक रस या जठर रस। प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब हम बात करेंगे शुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके बारे में? स्मॉल आंत या इंटेस्टाइन। ठीक है, चलिए। ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबी। यदि आप पेट में से छोटी आंत को निकाल के उसको लंबा करेंगे तो कितना मीटर होगी? 7.5 मीटर। ठीक है, अब यह यकृत एवं अग्नाशय से स्रावित जो रस होता है ना, उसको प्राप्त करती है। उसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अव्यवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से भोजन जो है पचा हुआ छोटी आंत के निचले भागों में पहुंचता है, जहाँ आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण करती है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। वसा, अम्ल, ग्लिसरॉल तथा प्रोटीन ये एमिनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं छोटी आंत में अवशोषण के लिए। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली की समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं? भोजन को आगे धकेलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब हम ये पदार्थ जिसे कहते हैं बिग इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? बिग इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आप बोलोगे छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा है। ये बड़ी आंत जो है इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये भोजन को जो भी अवशोषण होता है उसको करती है। ये मत सोचिए कि बड़ी आंत छोटी है और छोटी आंत बड़ी है। उसकी लंबाई मीटर से हम नहीं उसको दर्शा रहे, उनके काम से उनको दर्शा रहे हैं। ये क्या करती हैं? ये कार्य जो है इसका मुख्य वो जल और कुछ जो लवण हैं उनका अवशोषण करती है। बचा हुआ अपचित पदार्थ जो है मलाशय में चला जाता है अर्ध ठोस मल के रूप में, और समय समय पर आप जानते ही हैं सुबह हम फ्रेश होने जाते हैं तो निष्कासन करके आते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे खास खाने वाले जंतुओं के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूँगी।